शाम 7 बजे आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मोदी सरकार नोटबंदी के कारण लोगों को हुई तकलीफों पर मरहम लगाने की तैयारी में। जी हां, 2 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली करेंगे और उससे पहले नोटबंदी को 50 दिन भी पूरे हो गए होंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ की रैली में पीएम मोदी कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल फरवरी मार्च में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी सरकार के पास अपनी योजनाओं की घोषणा करने का ये आखिरी मौका होगा। सूत्रों के मुताबिक आम बजट से पहले ही मोदी सरकार लखनऊ की रैली में कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान यहां पर कर सकती है। तो 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लखनऊ में रैली को संबोधित करेंगे और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ राज्यों में यहां पर चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी के पास ये अच्छा मौका है कि वो विधानसभा चुनावों में, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं फरवरी और मार्च के महीने में, उससे पहले अपनी जो घोषणाएं हैं उनका जिक्र यहां पर कर सकती है। डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2 जनवरी को इसके 50 दिन भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बड़े ऐलान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है कि वो यहां लखनऊ में ये बड़े ऐलान कर सकते हैं। मेरे साथ दीपक उपाध्याय यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। दीपक, 2 जनवरी को सोमवार के दिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ में रैली करेंगे तो जाहिर तौर पर यूपी में चुनाव होने हैं और ऐसे में वो जो कुछ भी यहां मंच से बोलेंगे उस पर सबकी निगाहें होंगी। क्या कुछ घोषणा वो यहां पर कर सकते हैं? क्या कुछ खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहां पर चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नोटबंदी के बाद पहली बार आम जनता को संबोधित करेंगे और पिछले 50 दिनों से जो दर्द लोगों ने सहा है, चाहे लाइनों में लग के या और तरीके से, उस पर एक तरह से मरहम लगाने की कोशिश होगी। और मरहम हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो किसान हैं उनको जो लोन है, लोन पे इंटरेस्ट वेवर का हो सकता है। छोटे जो दुकानदार हैं या छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको हो सकता है कि लोन जो है वो उस पर ब्याज और कम किया जाए या ब्याज मुक्त उनको लोन दिया जाए। साथ ही साथ एसएमई सेक्टर एक बड़ा हिट हुआ है इस नोटबंदी से। हो सकता है उनका जो टैक्सेशन लिमिटेशंस हैं उसको कुछ कम कर दिया जाए और जो एक ओवरऑल थ्रेशहोल्ड है इनकम टैक्स की, उसमें कुछ संकेत या उसमें कुछ बदलाव की बात कही जाए। हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये भी विचार हुआ बीजेपी के भीतर और सरकार के भीतर कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बजट को लेकर जो कॉन्फिडेंशियल कोड है उसको तो कहीं तोड़ा नहीं जा रहा। तो इस पर भी विचार हुआ और ये फिर तय किया गया कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकते अदर देन बजट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक उपाध्याय इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हम आपको बता दें कि 2 जनवरी को, जैसा कि दीपक ने बताया, लखनऊ की रैली में कई बड़ी घोषणाएं यहां पर हो सकती है। गुजरात के मेहसाणा की रैली में राहुल गांधी ने पीएम पर पैसे लेने के आरोप लगाए। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम ने सहारा से 9 बार पैसे लिए और करोड़ों रुपए की रकम ली। राहुल गांधी के मुताबिक सहारा कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड में पैसे देने का पता चला है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार ऑगस्टा नेशनल हेराल्ड में फंसा, तो राहुल ने आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण भी पीएम पर यही आरोप लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम के खिलाफ बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। आज हताशा में बहुत सारी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की खींच भी हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा भी देखा, तिलमिलाए भी और झुंझुलाए भी। पर सीधी बात का श्री राहुल गांधी जी का जवाब देने से बच गए कि मोदी जी ने पैसा लिया या नहीं लिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी
और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। राजनीतिक पार्टियों के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश को चुनाव आयोग ने झटका दिया है। चुनाव आयोग फर्जी दलों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग जल्द ही इनकम टैक्स विभाग को करीब 250 राजनीतिक पार्टियों के बारे में चिट्ठी लिखने वाला है। इन पार्टियों ने 2005 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग को शक है कि ये पार्टियां सिर्फ कागजों पर हैं और इनके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग को इन पार्टियों की लिस्ट सौंपकर चुनाव आयोग इस बात की जांच करवाएगा कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग में तो शामिल नहीं। मैं व्यक्तिगत मेरा मत है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कौन उनको पैसा देता है, ये इस बात का संज्ञान देश की जनता को होना चाहिए। जो कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने इसलिए कराया है ताकि उसका आर्थिक लाभ उठाया जाए और काले को सफेद किया जाए। देश भर में करीब 1800 राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं। देश में फिलहाल सिर्फ 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, जबकि 58 राज्य स्तर की पार्टी हैं। मौजूदा कानून के तहत चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने कहा कि ऐसे दलों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा कि देश में जो दल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें बंद होना जरूरी है। मैं तो ऐसे इस प्रकार का जो एक्शन होगा, जो भी, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। ये सबको लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से इलेक्शन लड़े जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना जो काला धन उसमें इस्तेमाल होता है। अगर इस बात में इस प्रकार की जो लगभग 200 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जिनका नाम आया है, जिन्होंने कभी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, ये पता करना चाहिए कि इन्होंने कितना डोनेशन लिया होगा और ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। अगर इस बात की जांच शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक लोकतंत्र में यह स्वतंत्रता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बने, पर अगर उनका न कोई काम है, न कभी वो इलेक्शन लड़े हैं, न ऑफिस बेरर्स हैं, न दफ्तर है, तो फिर उनके होने का मकसद क्या है? 1800 के करीब हैं राजनीतिक पार्टियां, उसमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो हैं तो क्यों हैं। और इसी पर देखिए आज रात 8 बजे हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी बिग डिबेट। अब तक सरकार ने नोटबंदी को लेकर 60 नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 60वां नोटिफिकेशन उस विवादित सर्कुलर को वापस लेने को लेकर आया जिसमें पिछले दिनों आरबीआई ने 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर लोगों से पूछताछ करने को लेकर जारी किया था। नए नोटिफिकेशन के बाद अब अगले 30 दिसंबर तक अपने खाते में आप बिना टेंशन के कितना भी रुपया जमा कर सकेंगे। अगर आपके पास 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की 5000 से ज्यादा की रकम मौजूद है और इसे बैंक में अब तक जमा नहीं करा पाए तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 5000 तक के पुराने नोट जमा करने की लिमिट पर अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब आप बैंकों में 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के 5000 रुपए से अधिक के पुराने नोट जमा करा सकेंगे। अब आप एक बार नहीं कई बार भी पुराने नोट जमा करा सकेंगे और बैंक इसके बारे में आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। हालांकि ये छूट केवाईसी नियम वाले बैंक खातों पर ही लागू होगी, यानी अगर आपके खाते का केवाईसी नहीं है तो आप 50,000 से कम रुपए ही जमा करा पाएंगे और खाते में 5,000 रुपए जमा करने की छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी। इतना ही नहीं, बैंक अधिकारी डिपॉजिट रकम पर सवाल भी पूछ सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने 19 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया था कि 5000 से ज्यादा के पुराने नोट बैंकों में जमा करने पर आपको इसका कारण बताना होगा, जिसके बाद सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हुआ। यहाँ तक कि खुद अरुण जेटली को फैसला वापस लेने का ऐलान करना पड़ा।
If somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed, I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? रिजर्व बैंक के पुराने सर्कुलर से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। आरबीआई के इस फरमान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर भड़ास निकाली, जिसके बाद अब आरबीआई ने पुराने सर्कुलर को वापस ले लिया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके बैंक खाते का केवाईसी पूरा नहीं है तो आपको अब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैशलेस भारत की तरफ मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश के तहत कंपनियां और औद्योगिक संस्थान सीधे चेक या डिजिटल माध्यम से अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि कंपनी पर कैशलेस भुगतान की पाबंदी नहीं होगी। ये नियम 18,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। इस फैसले से मजदूरों को प्रोविडेंट फंड और ESIC की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही फैसले से न्यूनतम वेतन कानून लागू करने और कर्मचारियों का शोषण रोकने में भी मदद मिलेगी। मोदी कैबिनेट के कैशलेस सैलरी पर मुहर लगाने के बाद कंपनियों को अपने कर्मचारियों को चेक या मनी ट्रांसफर के जरिए सैलरी देनी होगी। सरकार के इस बड़े फैसले पर लेबर मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेय से खास बातचीत की प्रकाश प्रियदर्शी ने। सर, गवर्नमेंट ने आज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और इसका कितना इम्पैक्ट जो है वर्कफोर्स पर पड़ने वाला है? ये जो है ये एक जो है बहुत बड़ी परिवर्तन है, इसलिए कि जो कभी भी जो मजदूर का जो वेतन है उसको सही वेतन नहीं मिलता था और उसको सही सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता था। अब एक बार उसका अगर वेतन जो है बैंक अकाउंट में या चेक में दिया जाता है तो उसको उसका वेतन पूरा 100% गारंटी हो जाएगी। कौन कौन से राज्य सरकारों ने अभी तक अपने हिसाब से डिजिटल पेमेंट और इसके ऑप्शनल जो पेमेंट के सिस्टम्स हैं जिसको कि आज केंद्र ने मंजूरी दी है उसको अडॉप्ट किया है? अभी तक जो है पहले जो है हमारे एक्ट अमेंडमेंट करने के पहले ही जो है 5 राज्य सरकार आगे आए। एक आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार और दूसरा झारखंड का सरकार और जो है उत्तराखंड का सरकार भी आगे आया है। ओके, तो क्या बाकी राज्य सरकारों से आप बात करेंगे कि इसको बाकी सरकारों को हमारे तरफ से जो है छिट जाएगा, हमारे तरफ से जो छिट जाएगा हमारे सेक्रेटरी उन्होंने भी जो है चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजेंगे। चिट्ठी भेजने के बाद ऑटोमेटिकली ये काम शुरुआत होगा। देश में कैशलेस क्रांति लाने के लिए कंपनियां भी पीछे नहीं है। BSNL ने अपने ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से बिल भुगतान पर 0.75% छूट का ऐलान किया है। ये छूट सिर्फ यूसेज चार्जेस पर लागू होगी, जबकि टैक्स आपको पूरा चुकाना होगा। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर डिजिटल माध्यम से भुगतान पर 0.70% कैशबैक का ऑफर दिया था। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर चार्ज में कमी करने का फैसला किया। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को IMPS और UPI से जुड़ने के नए निर्देश दिए हैं। अब बैंक IMPS और UPI के जरिए 1,000 रुपए या उससे ज्यादा ट्रांसफर करने पर नेफ्ट के बराबर से ज्यादा चार्ज नहीं वसूलेंगे। साथ ही USSD के जरिए 1,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करने पर नेफ्ट के बराबर से ज्यादा चार्ज पर 50 पैसे डिस्काउंट देंगे। ये सुविधा 31 मार्च 2017 तक लागू होगी। टाटा स्टील के बोर्ड में नुस्ली वाडिया रहेंगे या नहीं, अब से थोड़ी ही देर में इस बात पर फैसला आ जाएगा। मुंबई में टाटा स्टील की EGM चल रही है। नुस्ली वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हटाने को लेकर शेयर होल्डर्स वोटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ और खबर आपके पास है? क्या EGM यहाँ पर खत्म हो गई है?
अभी तो ईजीएम के अंदर जो वोटिंग है चल रही है और जिस तरह से करीबन 91 जो लोगों ने है रजिस्टर करा है ईजीएम के अंदर स्पीच देने के लिए, और अभी जो नंबर चल रहा है करीबन 71वां नंबर चल रहा है, तो 20 लोग और है जो अभी ईजीएम के अंदर अपना स्पीच देंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा 3 बजे के करीब ये जो ईजीएम शुरू हुई थी और इस ईजीएम में जो है नुस्ली वाडिया जो है वो नहीं आए। उन्होंने एक 3 पन्ने का लेटर भेजा है उस शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए, और उस लेटर्स में बहुत सारे जो अपनी कंसर्न्स हैं या अपनी जो बातें हैं वो उन्होंने लिखी है। उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से ये उनके खिलाफ ये रिजोल्यूशन पास करने का जो पूरा तरीका अपनाया गया है, और अगर उन्हें रिजोल्यूशन के जरिए बाहर किया जाता है टाटा स्टील के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो एक काफ़ी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो भूमिका होती है कंपनी में वो नहीं रहेगी और वो आगे चलकर केवल एक प्रमोटर का यसमैन बन के रह जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कोरस के जो खरीद से जुड़े एक्विजिशन से जुड़े भी सवाल है, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया और बोला कि ये पूरी तरह से 35,000 करोड़ का एक नुकसान किया गया और इसके जगह जो एक प्लांट यूके में खरीदा गया उसकी जगह 3 प्लांट भारत में खरीदे जा सकते थे। और उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े भी कुछ उन्होंने जो अपना लेटर है उसमें सवाल करे। तो कई मुद्दे यहाँ पर नुस्ली वाडिया ने अपनी चिट्ठी में उठाए। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, और इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और जी बिजनेस पर दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। हालांकि इससे पहले, अब से कुछ देर पहले अनुराग ने शेयर होल्डर्स से बातचीत की थी, क्या कुछ उनका कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक जो टाटा की इमेज को एक टार्निश हुई है उससे शेयर होल्डर्स को भी नुकसान हुआ है? नेचुरली शेयर होल्डर को तो अक्सर नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट गिर रहा है आपस की लड़ाई में। इसका फैसला हमने कहा कोई दीपक पारेख या कोई भी बजाज वगैरह बीच में पड़े और फैसला हो जाए। देखिए वकील लोग तो बोलते हैं केस करो, उनका जो दिल है वो अंदर से उदास हो गया। साइरस जी का वो गद्दी पर बैठे हुए थे, नेचुरली बात है, अब वो बिना मतलब का इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जो नुस्ली वाडिया और साइरस मिस्त्री जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, और साइरस मिस्त्री तो बाहर जा चुके हैं और नुस्ली वाडिया भी बाहर होंगे? वो बाहर जा चुके हैं साइरस जी, लेकिन कोर्टबाजी तो कर ही रहे हैं ना। 100 साल 150 साल से आप देखेंगे तो टाटा के ऊपर किसी ने भी ब्लेम नहीं किया है, तो टाटा हमेशा सच्चा ही रहता है। I am for Ratan Tata Group because Ratan Tata has given what India deserves right from the inception, pre-independence, post-independence, today. What Ratan Tata has given to the society, nobody has given. दिल्ली में जनवरी महीने के लिए डीटीसी बसों का किराया कम कर दिया गया है। 1 महीने तक लोग 10 रुपए में एसी बस और 5 रुपए में नॉन एसी बस में सफर कर सकेंगे। डीटीसी बसों में कहीं भी जाने के लिए आपको एक ही किराया देना होगा। एसी बस के लिए 10 रुपए, जबकि नॉन एसी के लिए 5 रुपए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव जाने वाली बसों पर भी यही किराया लागू होगा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण कम करने के मकसद से ये फैसला लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले दिनों सरकार को बसों का किराया कम करने के लिए कहा था, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। जब तक मैंने इतने फैसले देखे आम आदमी पार्टी के, उसमें स्टेबिलिटी कम पाई गई है। फैसले तो लागू कर देते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो कंटिन्यू नहीं रहता। पहले लोगों का मानना है, अगर वो लोग मानेंगे दे विल ट्रैवल इन द बस, दैट इज बेटर, क्योंकि पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा। जिसने गाड़ी में जाना है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जाना है। इनको इनफैक्ट तो ऑफिस के टाइमिंग्स चेंज करने चाहिए। गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है वो जो 10 बजे 9:30 तो 8 बजे करें। जनवरी में डीटीसी बसों का डेली पास भी सस्ता होगा। सिर्फ 20 रुपए में एसी और नॉन एसी बसों का पास बनेगा। 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 35 लाख लोग डीटीसी की बसों में यात्रा करते हैं। दिल्ली में डीटीसी की 4000 से ज्यादा बसें चलती हैं। इनमें से करीब 1300 बसें एसी हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी एक्सेस कंट्रोल पर विचार हो रहा है। रेल यात्री और स्टेशन पर छोड़ने आए साथी बिना टिकट रेलवे स्टेशन में एंट्री नहीं कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैसूर और मडगांव के स्टेशंस को चुना है। इन दोनों स्टेशंस पर एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर बारकोडेड ऑटोमेटिक दरवाजे लगेंगे। सूत्रों की माने तो इन प्रोसेस को लागू करने के लिए 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रेल मंत्रालय ने इसका जिम्मा क्रिस को सौंपा है।
फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के घर में एक नया मेहमान आया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मार्क जकरबर्ग के घर में कौन है ये नया मेहमान जो उनके घर के सारे काम कर रहा है। तो न्यूज़ 360 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।